तो स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम जानेंगे कि स्टेशनरी वेव का जो इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ stationary wave is given by y is equal to a sin kx plus delta into sin omega t प्लस फाई, है ना। तो ये हो गया स्टेशनरी वेव का जनरल फॉर्म। अब इस इक्वेशन में डेल्टा क्या होगा और फाई क्या होगा वो हमें जानना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फर्स्ट पॉइंट है कि इस इक्वेशन में ए जो है वेयर A is amplitude of antinodes। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो है phi is equal to 0 when particle is at mean position at t is equal to 0, है ना। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है ये है phi is equal to pi by 2 when particle is at extreme position at t is equal to 0। फोर्थ पॉइंट जो है डेल्टा इज इक्वल टू 0 इफ नोड इज फॉर्म्ड एट x इज इक्वल टू 0, है ना। और फिफ्थ पॉइंट है डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाई 2 if antinode is formed at x is equal to 0। ठीक है, तो ये 5 बातें हमें ध्यान रखना है कि ए जो है एंटीनोड्स का एम्पलीट्यूड है, फाई 0 रखना है जब इनिशियली पार्टिकल मीन पोजीशन पर हो, 5 को पाई बाई 2 रखना है जब इनिशियली पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर हो। अगर x इज इक्वल टू 0 पर नोड बन रहा हो तो डेल्टा 0 रखेंगे, और x इज इक्वल टू 0 पर एंटी नोड बन रहा हो तो डेल्टा का वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे। ठीक, इतनी बातों का ध्यान रखेंगे
तो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन इज तो स्टेशनरी वेव पर हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल इज इक्वेशन ऑफ a stationary wave and a progressive wave is given by y1 is equal to a sin kx into cos omega t and y2 is equal to a sin omega t minus kx respectively. There are 2 points x1 is equal to pi by 3k and x2 is equal to 3 pi by 2k have phase difference phi1 corresponding to stationary wave and phi2 corresponding to progressive wave. Find the ratio phi1 divided by phi2, है ना। तो अब हमें क्या करना है कि जो दो पार्टिकल दिए गए हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस जो है, या कह लें दोनों पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है वो x2 माइनस x1। x2 है 3 पाई बाई 2 के और x1 है पाई बाई 3 के। तो ये आ गया 7 पाई बाई 6 के। तो कहा जा सकता है फॉर प्रोग्रेसिव वेव phi2 is equal to k into delta x. K into delta x is equal to 7 pi by 6k. 7 pi by 6k, that is equal to 7 pi by 6. So phi2 is equal to 7 pi by 6. For stationary wave
phase difference phi1 will be either 0 or pi depending on whether particles lie in same loop or in adjacent loops, है ना। तो अगर ऐसा हो कि दोनों पार्टिकल सेम लूप में होंगे तो उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो 0 होता है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग दो लूप बनाएं, एक लूप ये बन गया है ना, एक लूप ये है और एक लूप ये, तो हर लूप जो होता है उसका लेंथ होता है λ/2, है ना। अगर दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन λ/2 से बड़ा हो, है ना, तो कह सकते हैं कि वो एक लूप में नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो डेल्टा x आया है, दोनों पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है वो आया है 7π/6 के, है ना। देखेंगे यहाँ पर हमने निकाला था पाथ डिफरेंस 7π/6 के, तो 7π/6 इंटू k का वैल्यू रख सकते हैं 2π/λ, तो यह आएगा 7λ/12। तो देख सकते हैं कि 7λ/12 जो है ना, 7λ/12 λ/2 से बड़ा है और साथ में 3λ/4 से छोटा भी होगा, है ना। अगर 7 के जगह पर 6 होता तब ये 1/2 आ जाता है, ये टर्म पाथ डिफरेंस, लेकिन 6 नहीं है, 7 है, यानी कि λ/2 से ये टर्म बड़ा है। उसी तरह से अगर 7 के जगह पर 8 होता तो पाथ डिफरेंस 3λ/4 होता, लेकिन 8 नहीं होकर के 7 है, इसका मतलब 3/4 से छोटा है, ठीक। तो ये जो कंडीशन आया इससे हम ये कह सकते हैं, सो पार्टिकल्स और पॉइंट्स lie in adjacent loops, so phase difference between these two particles phi is equal to pi। जब दोनों पार्टिकल एडजेसेंट लूप्स में होंगे तो उनके बीच का फेज डिफरेंस हम लिखेंगे पाई। अब हमसे पूछा गया है रेशियो, है ना, सो रेशियो phi1/phi2 इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 7π/6, है ना। ये जो है ये phi2 का वैल्यू है और ये phi1 का वैल्यू है, दोनों का वैल्यू रख देंगे तो फाइनल आंसर आया phi1/phi2 इज इक्वल टू 6/7। तो फेज डिफरेंस जो है दोनों वेव्स के लिए डिफरेंट है और इनका रेशियो आ गया 6/7। तो अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग जो है वो किस तरह से वाइब्रेट करता है, कितने लूप्स में वाइब्रेट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है ना। तो इसमें कई केसेज होते हैं। तो पहला केस हम लोग देखेंगे
वो है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, है ना। तो अगर स्ट्रिंग को दोनों एंड पर फिक्स्ड कर दिया जाए तो उसमें स्टेशनरी वेव जो है वो किस तरह से फॉर्म होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है, और इसके दोनों एंड पर हम लोग इसको फिक्स्ड कर देते हैं। इस स्ट्रिंग को दोनों एंड पर हमने फिक्स्ड कर दिया। अब ये जो स्ट्रिंग है ये डिफरेंट मोड्स में वाइब्रेट कर सकता है। मोड्स किसको बोलते हैं कि ये कितने लूप्स में वाइब्रेट कर सकता है। लूप चेंज होते ही, नंबर ऑफ लूप चेंज होते ही स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है, और इसीलिए कहते हैं कि ये डिफरेंट मोड्स में वाइब्रेट कर रहा है ना। तो जो सबसे पहले मोड आता है उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड जो होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मिनिमम होती है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होनी है तो इसमें हमें नंबर ऑफ लूप्स भी मिनिमम बनाने होते हैं ना। इन फंडामेंटल मोड number of loops are minimum, so wavelength will be maximum, hence frequency is minimum, है ना। तो फंडामेंटल मोड वैसा मोड है जिसमें कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम क्या करेंगे कि देख सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में जो दोनों फिक्स्ड एंड है वो पॉइंट हिलेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर तो नोड बनना है, ठीक है ना। अब नोड बनना है, इस स्ट्रिंग का लेंथ भी फिक्स्ड है, तो इसमें हम लोग जितने ज़्यादा लूप्स बनाएंगे हर एक लूप जो होता है वो λ/2 लेंथ का होता है। तो अगर नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाएंगे इसमें तो लूप्स का साइज छोटा होगा, लूप्स का साइज छोटा होगा तो वेवलेंथ भी जो है छोटा होता जाएगा, है ना। तो वेवलेंथ छोटा होता जाएगा तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी, है ना। और इसलिए चूंकि फंडामेंटल मोड में नंबर ऑफ लूप सबसे कम होते हैं, इसलिए लैम्डा जो है वो सबसे बड़ा होता है, वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है तो फ्रीक्वेंसी सबसे छोटा होता है ना। तो इसमें कम से कम लूप बनाने हो तो हम लोग एक लूप बना सकते हैं, है ना। ये जो है एक लूप बन गया। तो इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है एल वो λ/2 के इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में कह सकते हैं कि जो लेंथ है वो वेवलेंथ का जो है वो आधा है ना। इस केस में जो भी वेवलेंथ है उसको हम लोग λ0 कह देते हैं। तो ये जो भी वेवलेंथ है वो यहाँ से आएगा λ0 इज इक्वल टू 2L। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N0 इज इक्वल टू ये होता है V/λ। स्ट्रिंग में
जो वेव वेलोसिटी होगा उसको हम लोग लिखेंगे एफ बाई म्यू डिवाइडेड बाई, ये लैम्डा नॉट है, लैम्डा नॉट का वैल्यू रखेंगे 2L। तो फाइनली ये जो वैल्यू आया ये हो गया 1/2L अंडर रूट एफ बाई म्यू। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी हो गया ये हो गया 1/2L अंडर रूट एफ बाई म्यू। ठीक, उसके बाद अब एक आता है नेक्स्ट मोड, उसको कहा जाता है ना, ये फंडामेंटल मोड था, इसको हम लोग नंबर दे देते हैं 1। उसके बाद सेकेंड मोड है, इसको कहा जाता है फर्स्ट ओवरटोन, है ना। तो फर्स्ट ओवरटोन में जो स्ट्रिंग होगा वो वही स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग वही है, लेकिन अब नंबर ऑफ लूप्स जो है हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ लूप्स हम लोग इसमें एक के बदले 2 कर सकते हैं। दोनों एंड पर चूंकि स्ट्रिंग फिक्स्ड है तो वो पॉइंट हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, तो दोनों पॉइंट पर तो नोड ही बनना है ना। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ भी दोनों एंड पर नोड बना था, एक लूप बनाया था, अब नंबर ऑफ लूप्स हमें बढ़ाना है। तो नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पर 1.5 नहीं कर सकते, हमें 2 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एंड पर नोड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 लूप बन गए। तो इस केस में देखेंगे जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ तो वही है, सेम स्ट्रिंग है, इसका लेंथ L था, यहाँ भी लेंथ L है, लेकिन अब ये जो L है वो एक्चुअली में लैम्डा के इक्वल हो गया, वेवलेंथ यानी कि अब चेंज हो गया। तो फर्स्ट ओवरटोन में वेवलेंथ को हमने कर दिया लैम्डा 1 ना। सो फ्रीक्वेंसी विल बी N1 इज इक्वल टू V बाई लैम्डा 1। V जो होता है ये होता है रूट एफ बाई म्यू, और लैम्डा 1 जो है वो है L के इक्वल। तो ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ओवरटोन में जो फ्रीक्वेंसी आई वो हो गई 2/2L अंडर रूट एफ बाई म्यू, है ना। इसमें हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इससे इसको कंपेयर करने के लिए। तो कंपेयर करके हम लोग देख सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका जस्ट डबल आया है ना, उसका जस्ट 2 गुना है। तो ये जो मोड्स होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनको एक और नाम दिया जाता है। जो फंडामेंटल मोड है उसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कहा जाता है, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक, और चूंकि फर्स्ट वाला जो मोड है फंडामेंटल मोड, उसका 2 गुना आया है फर्स्ट ओवरटोन वाली फ्रीक्वेंसी, तो इसको कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक। तो हार्मोनिक हम लोग कैसे पहचानेंगे, हार्मोनिक है कि हम लोग फंडामेंटल मोड से बाकी सारे मोड्स को कंपेयर करते हैं। तो पहले फंडामेंटल वाले का जितना गुना या जितना टाइम्स होगी, है ना, उतने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हो जाएंगे। अगर 2 गुना होगा तो सेकंड हार्मोनिक, अगर 3 गुना होगा तो थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद हम लोग जो थर्ड वाला मोड है उसको कहा जाता है सेकेंड ओवरटोन, है ना। तो सेकेंड ओवरटोन में हम लोग वही वाला स्ट्रिंग बनाएंगे, फिर से स्ट्रिंग वही है, इसलिए टेंशन F
और म्यू ये चेंज नहीं होंगे, लेंथ भी नहीं चेंज होगा, है ना। लेकिन अब नंबर ऑफ लूप्स हम बढ़ा देंगे। पहले वाले में एक लूप बनाया था, दूसरे में 2, अब एक और बढ़ाएंगे अगली बार, तो कुल मिलाकर के 3 लूप्स बनेंगे, है ना। तो ये 3 लूप्स जो है कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये 3 लूप हो गए। तो जो लेंथ वहाँ था स्ट्रिंग का वही लेंथ यहाँ भी है, लेकिन अब वेवलेंथ छोटा हो गया। अब जो वेवलेंथ है इसको लिखा जा सकता है 3 λ/2। इसका मतलब हुआ कि जो लैम्डा हुआ ये हो गया 12/3। ठीक, तो कहा जा सकता है सो फ्रीक्वेंसी इज n2। चूँकि सेकेंड ओवरटोन है इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 कह रहे हैं, n2। n2 इज इक्वल टू v/λ2 यानी √f/μ डिवाइडेड बाई λ2 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे 12/3। तो कुल मिला के ये जो n2 आएगा वो आएगा 3/12 √f/μ, है ना। इसको हम लोग एक बार फिर से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन n2 इज इक्वल टू 3/12 √f/μ। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसका 2 गुना है ये फर्स्ट ओवरटोन वाली फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल वाले का 3 गुना देखेंगे ये आएगा सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, है ना। नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो चूंकि फंडामेंटल का 3 गुना है इसलिए हम लोग ये जो मोड है इस मोड को एक और नाम देंगे, कह सकते हैं इसको कि ये थर्ड हार्मोनिक है ना, ये थर्ड हार्मोनिक है। तो अब इस जो फॉर्मूला है इसको हम लोग जनरलाइज करते हैं, है ना। इन जनरल NP इज इक्वल टू P+1/12 √f/μ, है ना। तो ये जो है ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, वेयर P इज नंबर ऑफ ओवरटोन, P is equal to 0 for फंडामेंटल मोड, है ना। फंडामेंटल मोड में P का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/12 √f/μ। फर्स्ट ओवरटोन में P का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 1 and 2/12 ये वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और सेकेंड ओवरटोन में P का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर इसमें P का वैल्यू 2 रखने पर 2 + 1 यानी 3/12 √f/μ आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमने लिखा है ओवरटोन के फॉर्म में, हार्मोनिक के फॉर्म में नहीं लिखा। इसलिए क्योंकि जो हार्मोनिक है वो कभी कभी हार्मोनिक्स जो है वो रेगुलर नहीं होते, कुछ गायब हो जाते हैं। सेकंड हार्मोनिक मिसिंग हो जाएगा, फोर्थ हार्मोनिक मिसिंग हो जाएगा। इसलिए हम लोग हमेशा ओवरटोन के टर्म में ही लिखेंगे, क्योंकि ओवरटोन हमेशा रेगुलर रहेंगे। पहले आएगा 0 यानी फंडामेंटल मोड,
फिर आएगा फर्स्ट ओवरटोन, फिर आएगा सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, हमेशा आएगा। यही कॉन्सेप्ट हमें अभी थोड़ा देर बाद में भी पढ़ेंगे, है ना, साउंड वेव में भी आएगा फिर से यही सारा कॉन्सेप्ट। तो देखेंगे कि ओवरटोन जो है वो रेगुलर रहता है, हार्मोनिक बीच बीच में गायब हो जाते हैं, इसलिए फॉर्मूले को हमने लिखा है ओवरटोन के फॉर्म में। ठीक, तो अब हम देखेंगे सेकेंड केस, जिसमें स्ट्रिंग एक एंड पर फिक्स्ड होगा और एक एंड फ्री होगा। व्हेन स्ट्रिंग इज fixed at one end and free at other end, है ना। तो इस केस में जो सबसे पहले आएगा मोड, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल मोड। जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मोड होगा उसको हम लोग कहेंगे फंडामेंटल मोड। तो इसमें एक स्ट्रिंग बनाएंगे, है ना, ये स्ट्रिंग हो गया जो एक एंड पर फिक्स्ड है और इसका दूसरा एंड जो है वो फ्री है। तो जो एंड फ्री है वहाँ पर जो है वो एंड काफ़ी ऊपर नीचे जा सकता है, और इसलिए इस एंड पर हमारे हिसाब से एंटी नोड बनना चाहिए। और जो एंड फिक्स्ड है ये पॉइंट हिल नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर नोड बनना चाहिए। ठीक, अब जो है इसमें हमें पहले क्या करना होता है, मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स बनाने होते हैं। तो कम से कम इसमें आधा लूप जो है वो बनेगा, है ना। तो इसका जो लेंथ है वो एक्चुअली में वेवलेंथ का 1/4 हो जाएगा, लैम्डा नॉट बाई 4। तो फंडामेंटल मोड जो है, चूंकि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मोड है, तो इसको हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो फ्रीक्वेंसी इन फंडामेंटल मोड is n naught is equal to v by lambda naught, है ना। तो n naught is equal to v का जो वैल्यू होता है f बाई म्यू डिवाइडेड बाई वेवलेंथ जो है, अगर यहाँ से देखेंगे तो लैम्डा नॉट का वैल्यू आएगा 4l, तो यहाँ पर रखेंगे 4l। जो फाइनली कहा जा सकता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है यह आया 1/4l अंडर रूट एफ बाई म्यू, है ना, ये एफ है। अच्छा, अब आते हैं सेकेंड मोड। जो सेकेंड मोड है उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन मोड। ठीक, अब इसमें फिर से हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रिंग को बनाते हैं। तो ये स्ट्रिंग हो गया, सेम स्ट्रिंग है जो फंडामेंटल मोड में दिखाया गया, इसलिए लेंथ भी वही रहेगा, लेकिन इसमें जो है अब नंबर ऑफ लूप्स हम लोग बढ़ाएंगे। फ्री एंड है तो एंटी नोड बनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे जा सकता है, और जो फिक्स्ड एंड है वहाँ पर नोड बनेगा, है ना। तो यहाँ पर नोड बन गया। अब इसमें हमें नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाने हैं। ठीक है, तो पहले वाले में आधा लूप बना था, तो दूसरे वाले में 1.5 या कह सकते हैं 1.5 लूप बनेंगे, है ना। तो 1.5 लूप कुछ ऐसा दिखेगा।
है ना। डेढ़ लूप इसलिए क्योंकि फ्री एंड पर तो एंटी नोड ही रहना है हमें, है ना, इसलिए। तो अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ आएगा 3 λ/4। इस केस में जो वेवलेंथ है, चूँकि फर्स्ट ओवरटोन के लिए हम लोग λ1 लिख देते हैं, तो यहाँ से वेवलेंथ का वैल्यू आया 4L/3। ठीक, तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम लोग कहेंगे N1 V/λ1। V का वैल्यू होगा √f/μ और λ1 का वैल्यू आएगा 4L/3। ठीक है, तो फाइनली कहा जा सकता है कि इसमें जो N1 है वो आ गया 3/4L √f/μ। f और म्यू इसलिए चेंज नहीं होंगे क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो वही है, f, म्यू और l कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका 3 टाइम्स जो आया है फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, है ना। मतलब ये जितना है उसका 3 गुना है। तो 3 गुना है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको नाम दे देंगे थर्ड हार्मोनिक। तो देखेंगे इसमें फर्स्ट हार्मोनिक के बाद, यहाँ फर्स्ट हार्मोनिक था, उसके बाद थर्ड हार्मोनिक आ गया, सेकंड हार्मोनिक आया ही नहीं, है ना। तो वैसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, अब आते हैं थर्ड वाला मोड। थर्ड मोड है उसको कहा जाता है सेकेंड ओवरटोन। तो सेकेंड ओवरटोन में हम लोग वही स्ट्रिंग बनाएंगे। तो ये स्ट्रिंग हो गया और ये हो गया उसका सपोर्ट। तो फ्री एंड पर फिर से एंटी नोड बनेगा और फिक्स्ड एंड पर नोड बनेगा। तो हमने क्या किया था, फंडामेंटल में आधा लूप बनाया था, फर्स्ट ओवरटोन में 1.5 लूप बनाया था। तो सेकंड ओवरटोन में अब जो है 2.5 लूप बनेंगे, है ना। स्ट्रिंग अपना वही है, जो लेंथ पहले था लेंथ अभी भी वही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बस नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा रहे हैं डिफरेंट मोड्स में। तो इस तरह से 2.5 लूप कुछ बन जाएंगे। तो इसमें जो भी लेंथ होगा ये 5 λ/4 के इक्वल होगा। इसमें जो लैम्डा है उसको हम लोग λ2 कह सकते हैं क्योंकि ये सेकेंड ओवरटोन है। ठीक, तो अब इस मोड में हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे N2। तो ये आएगा V/λ2। V का वैल्यू रखेंगे f/μ डिवाइडेड बाई λ2 का वैल्यू यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो आएगा 4L/5। तो यहाँ पर रखेंगे λ2 का वैल्यू 4L/5। तो फाइनली जो फ्रीक्वेंसी आएगी N2 वो हो जाएगा 5/4L √f/μ। ठीक है, तो देखेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी आई थी उसका 3 गुना था फर्स्ट ओवरटोन और उसका 5 गुना ये आया है, 5 टाइम्स। तो ये कहा जा सकता है कि जो सेकंड ओवरटोन है वो 5th हार्मोनिक भी है ना, क्योंकि पहले वाले का 5 गुना है। नंबर ऑफ लूप्स भी पहले वाले से देखेंगे 5 गुना, इसमें आधा है, इसमें 2.5 है। नंबर ऑफ लूप्स भी उसी तरह से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक, तो अब इसमें देख सकते हैं कि इवन वाले हार्मोनिक गायब हैं, सारे ऑड वाले हार्मोनिक आ रहे हैं, इवन वाले नहीं है। सेकंड नहीं है, फोर्थ नहीं है, तो फिर 6th भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, है ना। तो इसमें क्या है कि अब इसमें जनरल फॉर्म लिखेंगे तो कहा जा सकता है इन जनरल फ्रीक्वेंसी इज
एन पी इज इक्वल टू पी प्लस 1/2 इंटू अंडर रूट एफ बाई म्यू डिवाइडेड बाई 2L। इसको करेक्ट करेंगे हम लोग तो फाइनली ये आएगा कि जो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो आएगा एन पी इज इक्वल टू पी प्लस 1/2 अंडर रूट एफ बाई म्यू बाई 2L, वेयर P is number of overtone and P is 0 for fundamental mode। ठीक, तो ये हो गया वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग।